नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अपने पिता रामविलास पासवान की बनाई हुई लोक जनशक्ति पार्टी का वजूद बचाने की कोशिश कर रहे चिराग पासवान को आज दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चिराग पासवान ने याचिका दी थी कि लोकसभा अध्यक्ष ने जिस तरह से पशुपति पारस को लोजपा का नेता माना है, लोकसभा में उसे खारिज किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में मेरिट नहीं है और लोकसभा स्पीकर के आदेश के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कहा है हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए? जी देखिए, हाईकोर्ट काफी नाराज था क्योंकि ये एक ऐसी याचिका थी जिसमें आप अदालत में जाकर ये मांग कर रहे हैं कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनको ये आदेश दिया जाए कि वो उनकी जो पारस हैं उनको जो लोक जनशक्ति पार्टी का जो ऐसा नेता बनाया है लोकसभा में उसको उनको रद्द कर दें उस आदेश को। तो ये बहुत मुश्किल काम था अदालत के लिए, क्योंकि अदालत जो है इस तरह के आदेश जारी नहीं कर सकती, वो स्पीकर को डायरेक्ट नहीं कर सकती। संविधान ने सबकी एक लक्ष्मण रेखा तय की है। तो उसके बावजूद हाईकोर्ट ने सचिवालय के वकील से पूछा कि क्या लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो इस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि शिकायत एक दी गई थी चिराग पासवान की तरफ से। तो उसके बाद उनको बताया गया कि अभी देख रहे हैं स्पीकर और उनके पास ये मामला सीज है, वो देख रहे हैं पूरी शिकायत को। तो इसके बाद हाईकोर्ट नाराज हो गया और ये भी कहा कि क्यों ना चिराग के ऊपर इस तरह की याचिका दाखिल करने के लिए जुर्माना लगा दिया जाए, क्योंकि अदालत जो है ऐसे मामलों में दखल नहीं दे सकती है जिसमें आपने शिकायत की और कोई फैसला भी नहीं आया है। लेकिन इसके बाद फिर अदालत ने एक फैसला सुनाया और इस पिटीशन को खारिज कर दिया और कहा कि अदालत ऐसे मामले में दखल नहीं देगी, क्योंकि इसमें कोई आधार, कोई मेरिट जो है इस पूरे मामले में नहीं है। तो एक बड़ा झटका चिराग पासवान के लिए ये फौरी तौर पर है। हालांकि लीगली, कानूनी तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि मामला लोकसभा स्पीकर का है जिनको संविधान ने बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं और अदालत उनको सामने प्रत्यक्ष तौर पर कोई जो आदेश है, जो निर्देश है, वो जारी नहीं कर सकती। बिल्कुल आशीष, और इस मामले में भारत सरकार भी पेश हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। उसने ये कहा था कि स्पीकर को नोटिस नहीं दिया जा सकता इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पंचायत चुनाव में जबरदस्त हिंसा, अपहरण और गोलीबारी हो रही है। बहराइच में एक महिला बीडीसी मेंबर के अपहरण के दौरान उसके जेठ की हत्या कर दी गई। लखनऊ में एक होटल से संत कबीर नगर के 30-32 बीडीसी सदस्यों ने वीडियो वायरल कर कहा कि उन्हें अगवा कर लिया गया। लखीमपुर में सपा की एक महिला प्रस्तावक की साड़ी खींचने के मामले में एक शख्स गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 6 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं। इन सब मामलों को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखे हमले किए हैं। कमाल खान ने हमें यह रिपोर्ट भेजी है। ये तस्वीर मुद्दतों दिल दहलाती रहेगी। लखीमपुर में एक औरत की इज्जत उतारी जा रही है। ये अनीता यादव हैं, जो सपा की रीतू सिंह की प्रस्तावक थीं। दिन दहाड़े इन्हें द्रौपदी बनाने की कोशिश हो रही है ताकि ये उनके नाम का प्रस्ताव ना कर पाएं। और रीतू सिंह का पर्चा तो नामांकन कक्ष में जिन्होंने छीना, उनमें एक बड़े हिंदी अखबार का रिपोर्टर भी था। उस पर उम्मीदवार की साड़ी खींचने का भी आरोप है। इसमें एक शख्स पकड़ा गया है और 6 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके एक नामजद अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 4 पुलिस टीमों का गठन कर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। बहराइच के दीनापुरवा गांव में मायाराम की हत्या पे मातम है। उनके भाई की पत्नी जदुराई बीडीसी मेंबर हैं। आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख पद की उम्मीदवार सरिता यज्ञ सैनी के पति उन्हें किडनैप करने आए। मायाराम के विरोध करने पे उन्हें मार डाला। 2 गाड़ी रोड पर खड़ी थी और रात में आए हैं तो पकड़ लिए ना, गाड़ी आई जबरदस्ती बैठावत रहा। वो नहीं बैठे तो बस बंदूक ले रहा है, कुंडा से 3-4 कुंडा मार दिए, बस तुरंत दम टूट गया उनका। अच्छा। तुरंत के तुरंत मर गए। संत कबीर नगर में पुलिस गाड़ियों से नाराज दिखी। सपा का आरोप है कि उनके उम्मीदवार को पुलिस और बीजेपी के लोगों ने मारा और गाड़ियां तोड़ी। और आज लखनऊ के एक होटल से इसी इलाके के बीडीसी सदस्यों ने एक वीडियो वायरल किया कि वे किडनैप कर लिए गए हैं, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो वे लापता थे। संत कबीर नगर जिले से हैं
हम लोग बीडीसी हैं, 35 लोग 30-35 लोग हम लोग हैं। हम लोग के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। हम लोग खेत में थे, हम लोग खेत से किडनैप कर लिया गया। हम लोग को लाके लखनऊ होटल प्लाजा रॉयल में रखा गया है। हम लोग को हमारे साथ बहुत बुरी व्यवहार हो रही है। सब लोग हमको न खाने दे रहे हैं, न पीने दे रहे हैं। हमारे लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है। एटा में दीवार फांदकर नामांकन केंद्र में कूदने वाले बीजेपी एमएलए वीरेंद्र लोधी का वीडियो वायरल है। यहां जमकर पथराव हुआ। पथराव में आज तक के पत्रकार देवेश पाल घायल हो गए। उन्होंने पुलिस को अपनी तहरीर में बीजेपी एमएलए का नाम लिखा था, लेकिन पुलिस ने एफआईआर से निकाल दिया। यहीं समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख पद की उम्मीदवार गुड्डो देवी का पर्चा छीन लिया गया। आपका पर्चा कहाँ है? पर्चा धीमान जी ले लिया, धीमान जी पे से लूट ले गए वो पल्ली पार्टी के। कौन सी पल्ली पार्टी की? लोधी कन्हौ जी का राजू है, रवि यादव। अच्छा, रवि वर्मा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचायत में हुई हिंसा के लिए सरकार पे हमला बोला। जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई। उस हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को सड़कों पे छोड़ दिया और पूरा का पूरा चुनाव लूट लिया। जिला पंचायत में जो कुछ किया वो सबके सामने है। उससे भी एक कदम आगे निकल गए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है और मैं आपको कह सकता हूं पूरी तरीके से प्रशासन के लोग इसमें जिम्मेदार हैं, वो शामिल थे। पंचायत चुनाव दिन ब दिन ज्यादा विकृत होते जा रहे हैं। जो कुछ हो रहा है इन चुनावों में वो लोकतंत्र में कतई नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए घातक है। इसमें जल्द रिफॉर्म की जरूरत है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और इस हिंसा को लेकर साथ ही महिला के साथ हुई बदसलूकी पर पप्पू यादव भड़क गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बाबू अखिलेश यादव जी, आपसे न हो पाएगा सड़क पर संघर्ष। इतनी बड़ी पार्टी, इतना संसाधन हो तो बीजेपी वालों की गुंडई और ढोंगी के दुशासन का होश ठिकाने लगा देता। एक बहन का बीच सड़क पर चीरहरण और आप आराम से बैठे हो। जेल से निकलता हूं, संघर्ष के लिए पार्टी आउटसोर्स कर दीजिएगा, फिर दिखाते हैं। और पप्पू यादव ने जो तंज किया उस पर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। अखिलेश जी, आप पर कुछ लोग व्यंग कर रहे हैं। पप्पू यादव ने एक व्यंग किया कि बाबू तुमसे ना हो पाएगा, आप तो घर में बैठे हुए, मेरे पास इतने संसाधन होते तो मैं जाने क्या कर देता। हाँ, हम पे तो नहीं हो पाएगा, ये बात तो ठीक कह रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और बहुत जल्दी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बदलाव की कैसी लहर चलेगी। वहीं बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने पप्पू यादव के ट्वीट का जवाब दिया है। शलभ मणि ने ट्वीट में लिखा कि आइए, आपका इंतजार है, बस याद रहे कि यूपी है, मुख्यमंत्री योगी जी हैं, अपने लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील का खर्चा जुटा कर आइएगा। योगी जी के खौफ से आजकल सारे गुंडे माफिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही भागते हैं। बात करते हैं व्हाट्सएप की, जिसने प्राइवेसी पॉलिसी को होल्ड पर रख दिया। व्हाट्सएप ने आज दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल पास नहीं हो जाता, लागू नहीं हो जाता, तब तक वो अपनी क्षमता को सीमित नहीं करेगा। यानी जिन यूजर ने प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया है वो भी पहले की तरह सुविधाओं का लाभ लेते रहेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद केंद्र सरकार में नए मंत्री अपने पुराने वरिष्ठ मंत्रियों से शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं। पुराने पूर्व मंत्रियों से, दरअसल जिनको मंत्रियों को हटा दिया गया उनसे शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं। आज कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की, तो वहीं श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने विभाग के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से शिष्टाचार भेंट की। पर्यावरण मंत्री भी हैं भूपेंद्र यादव और जावड़ेकर के पास पर्यावरण मंत्रालय भी था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नए मंत्रियों से कहा था कल ही अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक में कि वो पूर्व मंत्रियों से मिलें, उनके अनुभवों से परिचित हों, उनसे सीखें कि काम कैसे करना है।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच देश में ऑक्सीजन की स्थिति को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें ऑक्सीजन के उत्पादन में बढ़ोतरी और उपलब्धता की समीक्षा की गई है। आपको बताएं कि इसमें आगे ये भी कहा गया है कि जल्द से 1500 ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जाएं। साथ ही इन प्लांट्स की रख रखाव के लिए अस्पतालों के स्टाफ को जरूरी ट्रेनिंग भी दी जाए। इसके अलावा पीएम ने ऑक्सीजन प्लांट्स के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने को कहा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल और मई में देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर हर्षवर्धन की विदाई की एक वजह यह भी बताई जाती है। और एक बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, जहां पर 16 जुलाई से स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। 9वीं से 12वीं की कक्षाएं 16 जुलाई से शुरू हो जाएंगी, जबकि 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मोहम्मद गजाली, क्या कहा है हरियाणा सरकार ने ये फैसला करते हुए? जी देखिए, जिस तरह का नोटिफिकेशन आया है उसमें साफ लिखा है कि 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं की कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे और उसके बाद 23 तारीख से 6ठी से 8वीं के लिए, और 1ली से 5वीं के बारे में निर्णय बाद में लिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया है कि विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन कह लें या ऑनलाइन एजुकेशन जारी रखते हुए विद्यालय खोले जा रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उन्हें उसकी अनुमति रहेगी, और जो क्लासरूम आके अटेंड करना चाहते हैं, स्कूल में क्लासरूम एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने माता पिता की लिखित अनुमति मिलने पर ही विद्यालय में पढ़ने हेतु उन्हें बुलाया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की उपस्थिति को लेकर कोई बाध्यता ना रहे, तो इसके लिए कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा स्टूडेंट्स पर कि अटेंडेंस की वजह से उनको ये कहा जाए कि आप स्कूल में ही आए। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी चिंता का भी विषय है और एक सरकार के लिए और माता पिताओं के लिए भी ये चिंता का विषय है कि वैक्सीनेशन का जो रेट है, तो क्या बच्चों के अभी वैक्सीनेशन के ऊपर कई तरह के विवाद और डिबेट चल ही रहा है कि अंडर 18 को वैक्सीनेशन देना है या नहीं देना है। और इस बीच दोबारा से स्कूल खुल रहे हैं, थर्ड वेव की प्रेडिक्शंस कई एक्सपर्ट कर चुके हैं, इसके बावजूद स्कूल खुल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि एक कैलिब्रेटेड मैनर में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे खोला जा रहा है, देखने के लिए कि किस तरह का रिस्पॉन्स है और जितने प्रिकॉशंस हैं, एसओपी जो होते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, एक क्लास में कितने नियमित रूप से बच्चे बैठ सकते हैं, उन सब की पालना करते हुए ही क्लास को या स्कूल को खोला जाएगा। शुक्रिया आपका मोहम्मद गजाली इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि कल ही पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में यह कहा था कि लोगों की जो भीड़ है, तस्वीरें हैं, उनका वीडियो आ रहा है, उसका जिक्र किया था, चिंता जताई थी। और साथ ही आपको ये बताएं कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है, जिसमें लोग बिना मास्क के हैं और सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के चिंता जताने के बाद भी हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की भीड़ पहुंच रही है, क्योंकि राज्य में एंट्री पर कोई रोक नहीं है।